फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इंग्लिश पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ डिटेल्स समझेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर इस वीडियो में लिए गए सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following ideas is in contradiction to the theory proposed by the linguist Noam Chomsky? अब नॉम चॉम्स्की के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विपरीत। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है अपोजिट साइड, ठीक है, या फिर बोलेंगे हम इसको विपरीत। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विचार है वो जो लिंग्विस्ट यानी कि भाषाविद नॉम चॉम्स्की है ना, उनके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत के विपरीत है ना, उनके थ्योरी के विपरीत है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ह्यूमंस हैव एन इन्नेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेजेस, मतलब कि मनुष्यों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन बी, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, मतलब कि बच्चे जो है इमिटेशन यानी कि नकल और सुदृढ़ीकरण यानी कि रीइंफोर्समेंट को हम सुदृढ़ीकरण कहेंगे, के माध्यम से क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं, है ना। ऑप्शन सी, देयर इज क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज लर्निंग टू हैपन, मतलब कि भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि होती है ये। ऑप्शन डी है ऑल द लैंग्वेजेस शेयर सर्टेन कॉमन स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स, मतलब कि सभी भाषाओं में कुछ सामान्य संरचनाएं और विशेषताएं होती है। तो इसमें आपको नॉम चॉम्स्की का जो थ्योरी है ना, उसके विपरीत बताना है आपको। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कथन जो है वो विपरीत हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है ना। तो इसमें कौन आ जाएंगे, जब इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट की बात हो तो यहाँ पर आप क्या आ जाएंगे, बी एफ स्किनर, याद रखिएगा, बी एफ स्किनर। ठीक है। बाकी इनेट कैपेसिटी की बात की गई है। अब इसमें हम देख लेते हैं ना कि नॉम चॉम्स्की ने किसकी बात की है। तो इनेट कैपेसिटी की बात की है ना, यानी कि जन्मजात क्षमता की बात की है नॉम चॉम्स्की ने। और आपके क्रिटिकल पीरियड की भी बात की है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप याद रखिएगा, है ना। जैसे कि इनेट कैपेसिटी हो गया, क्रिटिकल पीरियड की बात की है नॉम चॉम्स्की ने। और एक और है, ये जो डी है, ऑल द लैंग्वेजेस शेयर सर्टेन कॉमन स्ट्रक्चर एंड फीचर, मतलब कि यहाँ पर जो बात हो रही है ये यूनिवर्सल ग्रामर की बात हो रही है। याद रखिएगा, यूनिवर्सल ग्रामर की बात हो रही है, यानी कि आपका सार्वभौमिक व्याकरण की बात है ना। तो और इसके अलावा जो है नॉम चॉम्स्की ने एल ए डी, है ना, एल ए डी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की भी बात की है। इसको भी आप जरूर से याद रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसके बारे, इसके साथ ही आपको कई चीजें पता चली। तो ऑप्शन भी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्रेहेंसिबल इनपुट रिफर्स टू, अब इसमें आपसे पूछ रहा है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या है, पूछ रहा है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, रीडिंग द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंडिंग इट। तो कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है आप ये जान लीजिए। इसका मतलब होता है आपका बोधगम्य। ठीक है, बोधगम्य, मतलब कि बोधगम्य को आप और क्या बोलेंगे, जैसे कि समझने योग्य जो चीजें होती है ना, समझने योग्य कोई चीज हो, है ना, समझने योग्य चीजें, ये आपका आ जाएगा बोधगम्य में। ठीक है। तो देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट रिफर्स टू, ठीक। ऑप्शन ए है रीडिंग द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंडिंग इट,
मतलब कि पाठ को पढ़ना और उसे समझना। ऑप्शन सी, रीडिंग द टेक्स्ट एंड गिविंग इनपुट व्हाइल समराइजिंग इट, मतलब कि पाठ को पढ़ना और उसका क्या करना, सारांश, है ना, उसका जो है सारांश बनाते हुए इनपुट देना। ऑप्शन सी है मीनिंगफुल oral and written language slightly above the learner's current level of mastery, या फिर शिक्षार्थी की वर्तमान, है ना, वर्तमान करंट लेवल ऑफ मास्टरी, वर्तमान महारत के स्तर से थोड़ा ऊपर जो है ना, सार्थक मौखिक और लिखित भाषा, मौखिक और लिखित भाषा। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, मीनिंगफुल ओरल एंड रिटन लैंग्वेज स्लाइटली बिलो द लैंग्वेज द लर्नर करंट लेवल ऑफ मास्टरी, मतलब कि शिक्षार्थी की जो वर्तमान मास्टरी है, महारत है, के स्तर से थोड़ा नीचे, है ना, स्लाइट बिलो बोला है ना, मतलब थोड़ा नीचे, सार्थक मौखिक और लिखित भाषा। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, नीचे नहीं होगा, है ना, बिलो जो है वो नहीं होगा, स्लाइटली अबव होता है ना। ये जो है इसका की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, स्लाइटली अबव, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिबल ये किसने दिया था, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, इसको भी आप जरूर से याद रखिएगा, ये आपको दिया गया था स्टेफन क्रेसन के द्वारा, है ना, स्टीफन क्रेशन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जो आपको दिए गए कथन है उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानने हैं। तो पहला है ऑप्शन ए, उसमें बोला गया है फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग, मतलब कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना, इसको आप एक्वायर्ड यानी कि अर्जित किस प्रकार करते हैं, तो ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन बी, फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन स्कूल, मतलब कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है, प्रथम भाषा है, स्कूल में अर्जित की जाती है। ऑप्शन सी है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, या फिर जो प्रथम भाषा अधिग्रहण जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन डी है फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द चाइल्ड, या फिर जो प्रथम भाषा है बच्चे के कॉन्शियस यानी कि होता है आपके सचेत, है ना, सचेत प्रयास के माध्यम से अर्जित की जाती है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जी सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस बोला है ना, अधिगम जो है, हाँ, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग। अब ये क्यों सही है आप इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, ये इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि बाकी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पर किससे हो जा रहा है, तो अधिकम, है ना, यानी कि आपके लर्निंग, लर्निंग से हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी है फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन स्कूल। अब स्कूल यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी भाषा सीखी जाती है स्कूल में, तो है ना, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं सीखी जाती, तो ये भी आपका लर्निंग से ही संबंधित हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन डी, फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द चाइल्ड, तो ये भी जो हो जाएगा, ये भी आपका लर्निंग से ही संबंधित है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसी एक ही टाइप का दे देता है आपके क्वेश्चन में और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको इसको डिटेल में समझना पड़ेगा, है ना, तभी आप इसका सही आंसर लगा पाएंगे। क्योंकि देखो सब में एक्वायर्ड एक्वायर्ड मतलब फर्स्ट लैंग्वेज, है ना, इसमें एक ही टाइप का ही लग रहा है, लेकिन आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो जरूर इसका सही आंसर लगा पाएंगे। तो समझ लीजिए अच्छे से यहीं पर, ये भी लर्निंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कॉन्शियस एफर्ट की, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना, फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रहा है, फर्स्ट लैंग्वेज का बात हो रहा है ना, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका सब कॉन्शियस हो जाएगा,
है ना, सब कॉन्शियस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, कॉन्शियस एफर्ट की बात हो गई है ना, तो इसलिए ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, है ना, एक्विजिशन जो है नेचुरल होती है ना, ये जो है नेचुरल प्रोसेस है। तो आप इस वर्ड से भी इसका सही आंसर लगा पाएंगे अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो, है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश सजेस्ट दैट चिल्ड्रन। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया में जो है नेचुरल ऑर्डर यानी कि प्राकृतिक क्रम से पता चलता है कि बच्चे, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर अर्लियर देन अदर्स, मतलब कि दूसरों की तुलना में जो है कुछ भाषा की संरचना को पहले सीख लेते हैं, है ना। ऑप्शन बी है, आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक व्हेन नॉट इन स्कूल, मतलब कि स्कूल में ना होने पर बोलना सीखने में क्या होते हैं, धीमे हो जाते हैं, है ना। ऑप्शन सी है, लर्न टू रीड एंड राइट सिमुलटेनियसली, मतलब कि एक साथ पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ऑप्शन डी है, आर एबल टू स्पीक फर्स्ट एंड देन लिसन, मतलब कि पहले बोलने और फिर सुनने में जो है वो सक्षम होते हैं। तो नेचुरल ऑर्डर क्या है, यहाँ बस एक प्रकार से पूछ रहा है। तो नेचुरल ऑर्डर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है ना, तो आप अच्छे से समझिएगा। तो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि एल, एस, आर और डब्ल्यू। ठीक है, एल, एस, आर, डब्ल्यू। तो कुछ चीजें बच्चे को जो सिर्फ सुनने और बोलने से समझ आ जाती है ना, फिर लिखने पढ़ने से ये बाद में क्या होता है, डेवलप होता है। ये जो है इसका नेचुरल ऑर्डर है ना। पहले सुनना, लिसनिंग, एस से हो जाएगा आपका स्पीकिंग यानी कि बोलना, है ना। बाद में आपका रीडिंग और राइटिंग आता है, याद रखिएगा। पहले आपका एल, एस ही आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर अर्लियर देन अदर्स, मतलब दूसरों की तुलना में जो है कुछ भाषा संरचना जो है वो पहले सीख लेते हैं, है ना। बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पीक फर्स्ट बोल दिया है ना। तो बोलना पहला नहीं होगा, है ना। नेचुरल ऑर्डर में पहले क्या होगा, लिसन, है ना, सुनना होगा, इसलिए ये जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द अप्रोच टू टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अ टीचर शुड। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मतलब कि संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण के अनुसार जो है एक शिक्षक को डैश। ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब यहाँ पर बात हो रही है टीपीआर की, है ना। तो हम पहले थोड़ा सा टीपीआर के बारे में समझते हैं कि होता क्या है ना। तो टीपीआर जो है इसमें हम बोलने के अलावा एक्शन का भी यूज करते हैं, है ना। मतलब पढ़ाते समय हम एक्शन का भी यूज करते हैं। ठीक। और जैसे कि पढ़ाते समय मतलब कि जैसे हमने बर्ड के बारे में पढ़ाया, है ना, जैसे हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ाया तो हम उसको अपने एक्शंस के द्वारा बर्ड बनाकर दिखाएंगे, है ना, अपने हाथों में। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा टीपीआर। और इसको दिया किसने था, इसके बारे में भी जान लीजिए। टीपीआर को दिया गया था, रुक एक सेकेंड, हाँ, टीपीआर को दिया था किसने, तो जेम्स एशर ने। जेम्स एशर ने दिया था आपका टीपीआर, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन ए है, ऑफ्टन कंडक्ट गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द टॉपिक, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि अक्सर विषय से संबंधित जो है ना, विषय से संबंधित खेल और आपका शारीरिक गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। ऑप्शन बी है, फैसिलिटेट डिस्कशन एंड डायलॉग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, या फिर जो शिक्षक को चाहिए कि छात्रों के बीच अंग्रेजी में चर्चा करें।
और संवाद को सुविधाजनक बनाना चाहिए। ऑप्शन सी है टीच वोकेबुलरी बाय कनेक्टिंग वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट एक्शंस, मतलब कि शब्दों को उचित क्रियाओं से जोड़कर, है ना, शब्दावली सिखानी चाहिए। ऑप्शन डी है हेल्प स्टूडेंट्स अकम्प्लिश रियल वर्ल्ड टास्क यूजिंग देयर इंग्लिश एबिलिटीज, या फिर छात्रों को उनकी अंग्रेजी क्षमताओं का उपयोग करके जो है रियल वर्ल्ड टास्क यानी कि वास्तविक दुनिया के कार्य को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि टीच वोकेबुलरी बाय कनेक्टिंग वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट एक्शंस, है ना, हमें उन्हें एक्शंस के द्वारा क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, है ना, शब्दावलियों को। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इज, अब यहाँ पर आपका बात हो रहा है व्यापक मूल्यांकन के बारे में, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हो जाएगा आपका व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, ऑप्शन बी है वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट, ऑप्शन सी है इवोल्यूशन ऑफ स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक एरियाज, या ऑप्शन डी है फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवोल्यूशन। तो जब भी कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन यानी कि व्यापक मूल्यांकन की बात हो तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक एरियाज, मतलब कि शैक्षिक और सह शैक्षिक सभी पक्षों का मूल्यांकन जो है आपके कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में किया जाता है ना। स्कोलास्टिक यानी कि हो जाएगा शैक्षिक और नॉन स्कोलास्टिक यानी कि हो जाएगा सह शैक्षिक, है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the challenge faced by the teacher in a multilingual classroom? मतलब कि बहुभाषी कक्षा में जो है शिक्षक के सामने क्या चुनौती होती है, पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है pupils have the same learning styles, मतलब कि विद्यार्थियों की सीखने की शैली जो है एक जैसी होती है। ऑप्शन बी डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंसेस ऑफ द pupils, यानी कि विद्यार्थियों के अलग अलग सांस्कृतिक अनुभव होते हैं। ऑप्शन सी है यूज ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज एज दे हैव अ कॉमन लैंग्वेज, मतलब कि पहली भाषा का उपयोग क्योंकि उनकी एक ही भाषा होती है। ऑप्शन डी है pupils आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द टीचर, या फिर विद्यार्थी शिक्षक पर निर्भर नहीं होते। तो बहुभाषी यानी कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में शिक्षक को क्या चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ता है, कौन कौन सी। तो सबसे मेन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंसेस ऑफ द प्यूपिल्स, मतलब कि सबकी संस्कृति जो है अलग अलग होती है ना, तो शिक्षक को उनके अकॉर्डिंग अपने आप में क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन सिंटैक्स द इंटरेस्ट इन इज फोकस्ड ऑन द, मतलब कि वाक्य रचना में रुचि जो है, ये सिंटैक्स हो जाएगा आपका वाक्य रचना में रुचि, रुचि किस पर केंद्रित होती है बोला है ना, इंटरेस्ट। ऑप्शन ए वोकैबुलरी पर, ऑप्शन बी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पर, ऑप्शन सी ग्रामर पर, या फिर ऑप्शन डी है साउंड्स पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको याद रखिएगा। सिंटैक्स में जो है वो इंटरेस्ट किस पर फोकस्ड होता है ये पूछा है आपसे। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नीड एंड यूटिलिटी ऑफ रेमेडियल टीचिंग। अब रेमेडियल टीचिंग की बात हो रही है आपस, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण में आवश्यकता होती है, एक प्रकार से इसमें आवश्यकता और उपयोगिता बताना है ना, नीड एंड यूटिलिटी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड एसेंशियल सपोर्ट दैट इज यूजफुल फॉर फ्यूचर लर्निंग, मतलब कि यह जो है वो एक्यूरेट यानी कि सटीक और आवश्यक सहायता, है ना, प्रदान करता है जो भविष्य के सीखने के लिए उपयोगी हो। ऑप्शन बी इट प्रमोट्स द ओवर अचीवर स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कि यह कक्षा में अधिक उपलब्धि, ओवर अचीवर यानी कि अधिक उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी इट प्रोवाइड्स रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू माइनॉरिटी क्लास,
मतलब कि यह जो है अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को उपचारात्मक निर्देश प्रदान करता है। ऑप्शन डी, इट डायग्नोस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कि यह छात्रों की ताकत और कमजोरियों का निदान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन है ये बाकी ऑप्शन में से, क्योंकि इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड एसेंशियल सपोर्ट दैट इज यूजफुल फॉर फ्यूचर लर्निंग। मतलब इसमें क्या बात हो रही है कि यह सटीक और आवश्यक सहायता प्रदान करता है ना, मतलब आवश्यक जो बच्चे को नीड है जिस चीज की, उसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है, जो कि उसके भविष्य के सीखने के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है ना। तो ऑप्शन डी से भी बेस्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में लिए गए क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहे हो, तो वीडियो को पॉज करके जरूर एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो भी सीटेट के एग्जाम दिलाने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू एरियाज ऑफ सीसीई। अब सीसीई, यहाँ पर सीसीई का मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म सीसीई का कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो टू एरियाज बताने हैं आपको, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि सीसीई के दो क्षेत्र बताने हैं। ऑप्शन ए, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो करेक्ट आंसर लगाइएगा। ऑप्शन ए है स्कोलास्टिक एंड करिकुलर, ऑप्शन बी है स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, ऑप्शन सी है करिकुलर एंड फंक्शनल, या ऑप्शन डी है सिचुएशनल एंड फंक्शनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक जो है टू एरियाज होते हैं आपके सीसीई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर शुड द डैश लर्नर कम्युनिकेटिंग इन द टारगेट लैंग्वेज। अब इसमें पूछ रहा है कि एक भाषा शिक्षक को जो है टारगेट लैंग्वेज यानी कि लक्ष्य भाषा में संवाद करते समय, है ना, शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है नॉट अलाउ एरर्स वाइल, यानी कि गलतियों की अनुमति न दे। ऑप्शन बी है टॉलरेट एरर्स वाइल, यानी कि गलतियों को सहन करें उनकी। ऑप्शन सी है चेक एवरी टाइम एरर्स आर मेड वाइल, यानी कि सुनिश्चित करें कि सभी गलतियां पहले ही दूर हो चुकी हो। या ऑप्शन डी है एश्योर दैट ऑल एरर्स आर रिमूव्ड बिफोर। नहीं, ऑप्शन डी है एश्योर दैट ऑल एरर्स आर रिमूव्ड बिफोर, यानी कि सुनिश्चित करें आप यहाँ पर कि सभी गलतियां जो है वो दूर हो चुकी हो, और यहाँ पर चेक करें, है ना, यानी कि हर बार गलतियों की क्या करें आप, जांच करें। तो ये ऑप्शन भी जो है सभी सेम लग रहा होगा आपको एक प्रकार से, है ना, कि क्या करना चाहिए, बट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको याद रखिएगा। जो 11 नंबर का क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है ना, टॉलरेट एरर्स वाइल, यानी कि इसमें बोल रहा है कि अगर लर्नर जो है टारगेट लैंग्वेज में बातचीत कर रहा है ना, कम्युनिकेटिंग, बातचीत कर रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका टॉलरेट एरर्स वाइल, ये जो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको जो उनके द्वारा गलतियां की जा रही है उनको आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा, है ना। आप उसको गलती ना करने के लिए भी नहीं बोल सकते, और उसको बार बार आप चेक भी नहीं कर सकते, है ना। गलतियों को जितनी बार वो गलतियां कर रहा है उतने बार उसको आप चेक करके सही करने की कोशिश करेंगे, तो बीच बीच में उसको क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, है ना। आपको उनके गलतियों को क्या करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको उन्हें समझाना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ताकि वो दोबारा गलती ना करे, है ना। और अश्योर दैट ऑल एरर्स आर रिमूव्ड बिफोर, तो मतलब बाद में ही सही करना चाहिए, है ना, उसी वक्त नहीं टोकना चाहिए बच्चे को। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी नहीं है कि आप उसको बताएंगे ही नहीं, बट बीच बीच में टोकना नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूअस इन सीसीई रिफर्स टू
मतलब कि सीसी में निरंतर का अर्थ है, पूछा है कंटिन्यूअस यानी कि निरंतरता का अर्थ पूछ रहा है आपको यहाँ से। ऑप्शन ए है रेगुलरिटी इन असेसमेंट, मतलब कि मूल्यांकन में जो होनी चाहिए रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। ऑप्शन बी है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या फिर रचनात्मक प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क या फिर कार्यों की आवृत्ति, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो कंटिन्यूअस यानी कि निरंतरता है ना जो सीसी में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव जिसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमेडियल टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ, मतलब उपचारात्मक शिक्षण किसका भाग है पूछा है। ऑप्शन ए है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन बी सबमेटिव असेसमेंट, या ऑप्शन सी है क्लास टेस्ट, या ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिव असेसमेंट। रेमेडियल टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें शिक्षक जो है पढ़ाते समय ही बच्चों का मूल्यांकन भी करता रहता है और उनसे फीडबैक भी प्राप्त करता है ना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि आपके ड्यूरिंग द क्लास होती है चीजें, याद रखिएगा ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है, क्लास के चलते समय ही ये जो है असेसमेंट की जाती है। नेक्स्ट है द गैप डेवलप्ड बिटवीन टीचिंग एंड द लर्निंग कैन बी बेस्ट फिल्ड बाय। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि शिक्षण और सीखने के बीच विकसित अंतर को सबसे अच्छे तरीके से भरा जा सकता है। ऑप्शन ए है यूज ऑफ मल्टीमीडिया, ऑप्शन बी है टेक्स्ट बुक रीडिंग, ऑप्शन सी रेमेडियल टीचिंग, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। तो इसके द्वारा शिक्षार्थी शिक्षण द्वारा पढ़ाई गई चीजों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे, है ना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इन सीसीई implies दैट। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को जरूर से। कॉम्प्रिहेंसिव इन सीसीई implies दैट यानी कि इसमें पूछा है आपसे सीसीई में व्यापक का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड, मतलब कि बच्चे के व्यक्तित्व के जो है सभी पहलुओं का अवलोकन किया जाना चाहिए, ठीक है। सीसीई का फुल फॉर्म मैंने बताया है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, है ना। नेक्स्ट है ऑप्शन बी स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड, मतलब कि बच्चे के व्यक्तित्व के जो है शैक्षणिक पहलुओं का अवलोकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व, यानी कि बच्चे के जो है शैक्षिक गति पहलुओं का अवलोकन किया जाना चाहिए। या ऑप्शन डी है स्टूडेंट शुड बी असेस्ड रेगुलरली, या फिर छात्र का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो सीसी में व्यापक का तात्पर्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीसी में ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड, है ना। केवल शैक्षिक और केवल शैक्षिक ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का ही जो है वो ऑब्जर्व्ड होता है ना चीजें। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व, मतलब बच्चे के व्यक्तित्व के जो है सभी पहलुओं का अवलोकन किया जाना चाहिए, है ना। केवल स्कोलास्टिक और केवल नॉन स्कोलास्टिक जो है वो नहीं होगा, इसमें जो है वो दोनों आएंगे, स्कोलास्टिक भी आएंगे आपके और नॉन स्कोलास्टिक भी आएंगे, ठीक है। तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए आपके कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के अंतर्गत। तो ये थे आज के टोटल 15 एमसीक्यूज। आपके इन 15 एमसीक्यूज में कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये क्लास, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल पाएगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर, ताकि आप रेगुलर जो है इंग्लिश पेडागोजी की क्लास देख सकें और अच्छे से समझ सकें, और आपका पेपर जो है वो काफ़ी अच्छे से आप उसको दिला पाएंगे। क्योंकि मैं आपके सी टेट के एग्ज़ाम तक
डेली आप लोगों के लिए इंग्लिश पेडागोजी की क्लास लेकर आऊँगी और उसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। तो ज़रूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।